राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकालीन जो ग्रंथ हैं उन्हें कितने भागों में बांटा है उसे पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि हम पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और रासो साहित्य की प्रवृत्तियां पढ़ चुके हैं। इससे पहले 4 वीडियो बने हैं जिन्हें आप देखें और उसका लाभ उठाएं। आज हम रासो साहित्य के अंतर्गत किन ग्रंथों की रचना हुई और उनकी क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली रचना आती है रासो साहित्य के अंतर्गत विजयपाल रासो की, जिसके रचनाकार नल सिंह या नलह सिंह नाम भी मिलता है, या कुछ जगह पे नलह सिंह भट्ट भी इनका नाम मिला है। इनका जो समय है मिश्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी माना गया है, और अन्य विद्वान इसका समय विजयपाल रासो का क्या मानते हैं, 16वीं सदी। जिसमें थोड़ा मतभेद है, पर अगर मिश्र बंधुओं के अनुसार पूछा जाए तो 1298 ईस्वी, और वैसे पूछा जाए तो 16वीं सदी इसका रचना समय माना गया है। वर्ण विषय इसमें क्या रहा है, इस कृति में मुख्य रूप से करौली के जो राजा हैं विजयपाल व पंग राजा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें, विजयपाल रासो में। इस रचना में 42 छंद जो वीर गीत के रूप में लिखित हैं। कितने छंद हैं इसमें, 42 छंद। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, फिर भी आचार्य शुक्ल ने इस रचना को उन 12 कृतियों में शामिल किया है जिसके आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया था वह 12 रचनाओं के आधार पर दिया था, जिसमें से कि विजयपाल रासो भी एक रचना है। दूसरा नाम आता है खुमाण रासो का, जिसके रचनाकार रहे दलपत विजय या दलपत चारण। समय है इसका 9वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी माना है, और मोतीलाल मैनारिया ने इसका समय 17वीं शताब्दी माना है। मोतीलाल मैनारिया जो हैं वह राजस्थानी साहित्यकार हैं। खुमाण रासो की जो विशेषताएं हैं वह क्या रही। खुमाण रासो में चूंकि यह एक राजस्थानी भाषा में लिखित रचना है, अतः इसका जो समय है 17वीं शताब्दी उचित प्रतीत होता है। जो मोतीलाल मैनारिया हैं उन्होंने इसका समय कितना माना, 17वीं शताब्दी माना, तो यही ज़्यादा सार्थक लगता है। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम इसे विस्तार से वर्णित किया। सबसे पहले किसने इसे विस्तार में लाया, कर्नल जेम्स टोड ने। यह हिंदी का प्रथम जय काव्य माना गया है। प्रथम जय काव्य कौन माना गया है, खुमाण रासो। इसका वर्ण विषय क्या रहा। इस रचना में इस ग्रंथ में खुमाण जो है खुमाण द्वितीय, ये भी 2 हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय जो चित्तौड़ के राजा हुए, कहाँ के राजा थे, चित्तौड़ के। इनका जो समय था 813 से 843 ईस्वी माना जाता है, तथा अलमामू की सेना के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। खुमाण नाम के 3 राजा हुए थे। इसी आधार पर इसको खुमाण वंश का नामकरण किया गया। जो इसका नामकरण है ग्रंथ का वो खुमाण क्यों किया गया, क्योंकि यह खुमाण जो है खुमाण नाम के 3 राजा हुए। इनके समय क्या क्या रहे। खुमाण वंश का जो समय है वह तो माना जाता है 753 ईस्वी से 933 ईस्वी तक का। इसके अंतर्गत इसमें ये 3 राजा हुए। पहले खुमाण प्रथम का जो समय था वह था 753 से 808। खुमाण द्वितीय का समय रहा 813 से 843 ईस्वी, और खुमाण तृतीय का समय रहा 908 से 933 ईस्वी। तो इस काल समय के दौरान ये 3 खुमाण नाम के राजा हुए।
इस रचना में युद्ध का सजीव व अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। इसमें युद्ध का ही अधिकतर वर्णन किया गया है। विद्वानों का मानना है कि खुमान द्वितीय जो थे उन्होंने कुल 24 युद्ध किए थे, जिसका वर्णन दलपत विजय ने 5000 छंदों के माध्यम से किया है। किसने? दलपत विजय ने कितने छंदों में किया इसका वर्णन? 5000 छंदों में। इस ग्रंथ में खुमान द्वितीय के युद्धों के अतिरिक्त नायिका भेद, ऋतु वर्णन, दोहा व कवितावली छंदों का वर्णन इसमें मिलता है। जो खुमान रासो है उस समय 3 राजा हुए, तो खुमान द्वितीय का जो समय है वह 813 से 843 ईस्वी रहा। तो यही सबसे अधिक उचित माना गया है कि इसमें खुमान द्वितीय जो राजा हुए उन्हीं का वर्णन है। और उन्होंने 24 युद्ध किए थे। दलपत विजय ने 5000 छंदों के माध्यम से इनका वर्णन किया है। इस ग्रंथ में खुमान द्वितीय के युद्धों का वर्णन तो किया ही है, साथ में नायिका भेद, ऋतु का वर्णन, दोहा व कविता छंदों में किया है। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। अगरचंद नाहट क्या कहते हैं? अगरचंद नाहट के अनुसार खुमान रासों में बप्पा रावल से लेकर राम सिंह तक का वृतांत मिलता है। बप्पा रावल से शुरू होकर राम सिंह तक का इसमें वर्णन है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो खुमान द्वितीय है उसी के युद्धों का इसमें वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है हम्मीर रासो, जो कि सारंगधर या कह सकते हैं हम्मीर रासो जोधराज और सारंगधर की रचना है। इसका समय है 1357 ईस्वी और भाषा इसमें अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। हम्मीर रासों में केवल 8 छंद ही उपलब्ध होते हैं। शेष रचना आज भी अप्राप्त है, मतलब यह पूरी रचना अभी प्राप्ति नहीं हुई है। इसमें केवल 8 ही छंद मिलते हैं। यह नोटिस मात्र है, इसलिए विद्वान इसे प्रमाणित रचना नहीं मानते, क्योंकि यह पूरी मिली नहीं है, तो इसे नोटिस मात्र कहते हैं विद्वान। इस रासो ग्रंथ में चौहानों को अग्निवंशीय न मानकर सूर्यवंशी माना गया है। चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है इस रचना में, हम्मीर रासो में। इस रचना के 8 छंदों में से प्रथम जो 2 छंद हैं उनका उल्लेख प्राकृत पेंगलम में भी मिलता है। प्राकृत पेंगलम क्या है? प्राकृत पेंगलम के जो संकलन करता थे वो लक्ष्मीधर माने गए हैं। इस रचना में 4 महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। प्राकृत पेंगलम में 4 जो रचनाकार हुए हैं, कौन कौन से? सारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर। ये चारों की रचनाओं को इसमें स्थान दिया गया है। उसी का नाम क्या है? प्राकृत पेंगलम, जिसकी रचना किसने की? सारंगधर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर हुए, और जबकि राहुल सांकृत्यायन इसके जो रचनाकार हैं वो जज्जल को मानते हैं। वर्ण विषय राजा हम्मीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? हम्मीर रासो में। विशेषता क्या रही इसकी? विद्वानों का मानना है कि अपभ्रंश भाषा काव्य परंपरा की समाप्ति इसी ग्रंथ से मान लेनी चाहिए। मतलब अपभ्रंश काव्य परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें यह अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात हिंदी ग्रंथों का आविर्भाव हो चुका था। इस ग्रंथ में मूलतः हम्मीर की जो वीरता है उसका वर्णन किया गया है। हम्मीर से संबंधित और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? वो रहे हम्मीर हट, जो कि ग्वाल कवि की रचना है। यह एक रीतिकालीन कवि थे। हम्मीर विजय, जिसे लिखा चंद्रशेखर वाजपेयी ने। हम्मीर महाकाव्य, ये लिखा नयनचंद्र सूरी ने। और हम्मीर रासो लिखा सारंगधर या जोधराज ने। तो ये जो चारों ग्रंथ हैं ये हम्मीर से ही संबंधित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रशेखर वाजपेयी का जो ग्रंथ था उसके एक एक दोहे को हिंदी साहित्य का रत्न माना है।
बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वह नरपति नाले हैं और यह एक विरह श्रृंगार रचना है। इसमें 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा का इसमें वर्णन किया गया है और बीसल देव रासो को ही 12 मासा परंपरा का 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा की शुरुआत बीसल देव रासो से ही मानी जाती है। रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत यह विरह परक रासो है। इसमें विरह श्रृंगार का ही अधिक वर्णन किया गया है। इस रासो में प्रधान रस श्रृंगार रस, जबकि जो अंगी रस है वह वीर रस है। जो गौण रस है वो तो वीर रस है इसमें, और प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। रासो काव्य परंपरा में 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम बीसल देव रासो से मानी जाती है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास से मानी जाती है, जबकि 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा का जो विकसित व साहित्यिक रूप मिलता है वह मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से मिलता है। 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा की शुरुआत तो किससे मानी जाती है? बीसल देव रासो से। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? कार्तिक मास से। ये भी पूछा जाता है कि किस मास से शुरुआत मानी गई है, तो कार्तिक मास से। जबकि 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा का विकसित रूप अगर पूछ लिया जाए तो वो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत को माना जाता है। लेकिन वहाँ इसका प्रारंभ किससे? आषाढ़ मास से। जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, उसमें तो इसकी जो शुरुआत है वह आषाढ़ मास से मानी गई है, और बीसल देव रासो जो रचना है उसमें कार्तिक मास से शुरुआत मानी गई है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं किस मास से शुरुआत मानी जाती है। इस रासो का जो लेखन कार्य है वह विक्रम संवत 1212 या कह सकते हैं 1155 ईस्वी के आधार पर नरपति नालय ने किया था। ऐसा प्रतीत होता है नरपति नालय और बीसल देव, या बीसल देव का नाम कई जगह मिलता है, विग्रहराज चतुर्थ, दोनों ही समकालीन थे, जिनके अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। बीसल देव संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे, सुप्रसिद्ध कवि व प्रतिभाशाली थे, अजमेर के शासक भी थे, प्रसिद्ध वीर व पराक्रमी थे और मुसलमानों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ये बीसल देव के बारे में ही है। विशेषता क्या रही? यदि इनके वीर चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो राजकवि सोमदेव द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित नाटक ललित विग्रहराज का अध्ययन करना चाहिए। अगर इनके चरित्र के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो जो सोमदेव का संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है ललित विग्रहराज, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनके चरित्र के बारे में बताया गया है। रासो काव्य परंपरा में आचार्य शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया उसमें वीर गाथा काल नाम दिया, उसका नाम उसमें शामिल है। किसका? पृथ्वीराज रासो का। इस रासो ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ तो नायक हैं और राजमती इसकी नायिका हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें नायिका कौन रही, तो राजमती नायिका रही। इसमें मिलन, विवाह और पुनर्मिलन की कथा का इसमें उल्लेख मिलता है। सर्वमान्य तौर पर इसकी जो कथा है वह 4 खंडों में विभक्त की जाती है। लगभग इसमें 125 छंद हैं। सर्वमान्य तौर पर तो इसमें 125 छंद माने जाते हैं। अगर नाम देकर पूछ लिया जाए कि माता प्रसाद गुप्त ने इसमें कितने छंद माने हैं, तो 128 छंद माने हैं माता प्रसाद गुप्त ने, और सर्वमान्य तौर पर 125 छंद इस रचना में। प्रथम खंड के अंतर्गत इसमें राजमती और जो बीसल देव के मिलन का वर्णन है। कुछ विद्वान इसमें विवाह का उल्लेख भी मानते हैं कि इसमें विवाह भी हुआ था इनका। द्वितीय खंड में क्या है? राजमती रूठकर बीसल देव रूठकर राजमती से 12 वर्ष तक के लिए
किसी दूसरे राज्य में, उड़ीसा राज्य में चले जाते हैं, उसका वर्णन है। तीसरे खंड में क्या है कि राजमती के वियोग व 12 मासा का वर्णन मिलता है। तीसरे खंड में मोहन अवस्थी ने 12 मासा श्रृंगारिक परंपरा की जो शुरुआत है वह इसी रचना से मानी है, और कार्तिक मास के स्थान पर अश्विन मास से इसकी शुरुआत मानते हैं। कौन? मोहन अवस्थी। विशेष क्या है? हिंदी साहित्य में अब्दुल रहमान के ग्रंथ संदेश रासक में 12 मासा का वर्णन तो नहीं है, अपितु सर्वप्रथम ऋतु वर्णन का जो प्रारंभ है वह इसी ग्रंथ से मानी जाती है। जो संदेश रासक था अब्दुल रहमान का, उससे शुरुआत मानी जाती है, और इसकी शुरुआत कब से? ग्रीष्म ऋतु से मानी गई है। संदेश रासक में कब से शुरुआत मानी गई है? ग्रीष्म ऋतु से। चतुर्थ खंड में क्या वर्णन किया गया है कि राजमती के पिता द्वारा उसे अपने घर ले जाकर पुनः लाने का इसमें वर्णन है। इस रासो ग्रंथ की नायिका राजमती, जो कि एक पोषित पत्रिका नायिका के रूप में चित्रित की गई है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इस ग्रंथ में संपूर्ण रूप में श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। किंचित रूप वीर रस है, मतलब थोड़ा बहुत ही वीर रस का प्रयोग इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है, जबकि श्रृंगार रस का ही इसमें समावेश है। कवि ने इसमें संयोग व वियोग दोनों के ही पदों की रचना की है। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग दोनों का इसमें वर्णन मिलता है। शुक्ल जी का मत विरोधाभास उत्पन्न करता है। कैसे? क्योंकि उन्होंने इस रचना को प्रारंभ में तो वीर रस की रचना माना और बाद में श्रृंगारिक रचना माना। बीसल देव व राजमती के वियोग के अतिरिक्त इस रासो ग्रंथ में गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ावों के शकुन व अपशकुन का चित्रण इसमें मिलता है। लोक मान्यताएं, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र, इन सभी का चित्रण इसमें मिलता है। नरपति नालय ने इस रासो ग्रंथ में स्त्री अस्मिता का चित्रण किया है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? संपूर्ण मध्यकाल में राजमती से ज्यादा जवान की इतनी तेज व मन की ऐसी खरी नायिका अन्यंत्र कहीं नहीं मिलती। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। इस ग्रंथ में पिंगल शैली का वर्णन है। विद्वान इसकी भाषा को ब्रज भाषा मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार यह वर्णन प्रधान रासो है, घटना प्रधान रासो नहीं है। इसे मतलब वर्णन प्रधान रासो माना गया है, घटना प्रधान नहीं। शुक्ल जी के अनुसार इसमें वीर गति के काव्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई गई है। इस रचना के 4 खंडों में से कुछ खंडों को उन्होंने काल्पनिक माना है, मतलब कुछ खंडों को तो ऐतिहासिक माना है और कुछ को काल्पनिक। इस रासो ग्रंथ में सर्वत्र वर्तमान कालीन क्रिया है, उसका प्रयोग हुआ है। कहीं भी भूतकालीन क्रिया का प्रयोग इस ग्रंथ में नहीं हुआ है। मतलब उस समय जो घटनाएं घटी गई उन्हीं का वर्णन है, उसमें भूतकाल का नहीं है। पृथ्वीराज रासो, अगली रचना आती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्रवरदाई रहे और इसका समय 16वीं सदी माना गया। रासो ग्रंथों में सर्वाधिक प्रतिनिधि ग्रंथ इसे माना जाता है। इसके रचनाकार चंद्रवरदाई, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, वे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि रहे और उनके मित्र भी थे और बाल सखा भी रहे। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों में अटूट प्रेम था। इनके प्रेम को लेकर एक कहावत भी है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। मतलब कहा जाता है कि इनका जन्म है वह भी एक ही दिन हुआ था और ये मरे भी एक ही साथ थे, अर्थात दोनों का जन्म व मरण एक दिन हुआ था। पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या विशेष है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के अतिरिक्त दिल्ली के अनेक शासकों के दरबार की शोभा बढ़ाई।
आचार्य शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई जो हैं हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं और उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। कौन मानता है ये? आचार्य शुक्ल जी। चंद्रवरदाई को तो प्रथम महाकवि मानते हैं और इनके जो ग्रंथ को है प्रथम महाकाव्य मानते हैं। इस रचना को भी उन 12 ग्रंथों में शामिल किया जाता है जिसके आधार पर वीरगाथा नाम दिया। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक तो बीसलदेव रासो था और एक था हम्मीर रासो और एक रहा पृथ्वीराज रासो। इन तीनों रचनाओं को 12 ग्रंथों में शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ भी विरोधाभास है। क्यों? शुक्ल जी ने ही सर्वप्रथम इसे महाकाव्य तो कहा, साथ ही इसे जाली ग्रंथ भी कह दिया, क्योंकि इसका जो समय है और कुछ काल्पनिकता के इसमें प्रयोग किया गया है उसके कारण से जाली ग्रंथ भी कह दिया। तो शुक्ल जी के अनुसार इसे विरोधाभास, मतलब शुक्ल जी के ही कथन में विरोधाभास है कि कभी तो वो कहते हैं कि ये महाकाव्य है और फिर कह देते हैं कि जाली ग्रंथ भी है। यह रासो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ नहीं, काव्य ग्रंथ है। ऐसी घटनाएं व नामकरण तो ठीक ठाक है, लेकिन वह जाली ग्रंथ है। ये शुक्ल जी का ही कथन है। शुक्ल जी ने ही इस ग्रंथ के बारे में ये कहा था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो एक ऐसा विधान है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद्रवरदाई अपनी प्रबंध के रचयिता और चरित्र दोनों ही हैं। मतलब इसके रचयिता भी वो ही हैं और चरित्र भी, अर्थात यह रचना भी प्रबंध श्रेणी की ही रचना है। इस रचना को भी किसके? प्रबंध श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाता है। महाकाव्य ग्रंथ किस किस तरह के होते हैं? एक तो होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य, एक होता है प्रबंध काव्य। जो प्रबंध काव्य है वह कथा के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है कि इसमें किस तरह की कथा है, उसी को प्रबंध काव्य कहते हैं। और खंड काव्य आकार के आधार पर होता है। और महाकाव्य में अलग अलग खंड होते हैं, उन सभी खंडों को मिलाकर महाकाव्य, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब महाकाव्य हैं। और मुक्तक काव्य में छोटी छोटी रचनाओं, छोटे छोटे कहानियों को लिखा जाता है, उन्हें मुक्तक काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य महाकाव्य भी हो सकता है। जो प्रबंध काव्य है उसको भी महाकाव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, और महाकाव्य जो है उसको भी प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों में कुछ समानताएं होती हैं कि इसमें पूरा उनका विस्तार से वर्णन किया जाता है। खंड काव्य भी प्रबंध काव्य हो सकता है। जो खंड काव्य है छोटे छोटे भागों में अलग अलग नायक नायिकाओं के बारे में उनमें बताया जाता है, उन्हें भी प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। इस रासो ग्रंथ के 4 संस्करण मिलते हैं। सबसे बड़ा वृहत संस्करण जिसमें कि 16,306 छंद हैं तथा इसमें 59 समयों में इसे विभक्त किया गया है। इसमें कितने समय को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें कितने समय का प्रयोग किया गया है? 59 समयों का। चतुर्थ संस्करण सबसे छोटा संस्करण है, जिसे दशरथ शर्मा ने आदि विद्वान रहे हैं उसे प्रामाणिक संस्करण मानते हैं, और इसमें लगभग 1300 छंद हैं। सबसे बड़ा जो संस्करण है उसमें तो 16,306 छंदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो सबसे आखिरी जो संस्करण है, चतुर्थ संस्करण, उसमें 1300 छंद माने गए हैं। इस रासो ग्रंथ में 59 समयों में से 69 समयों में से 59 समयों को चंद्रवरदाई ने पूरा किया,
और 10 समय उनके पुत्र जलहण ने पूरे किए। 10 समयों को किसने पूरा किया? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने। 69 समयों में से प्रथम समय का नाम आदि पर्व है। पहले समय का नाम पूछ लिया जाए तो आदि पर्व, और इसमें 20वें समय का नाम पद्मावती समय है। पद्मावती का वर्णन किसमें किया गया है? 20वें समय में। 57वें समय का नाम कैमास वध है, कैमास या कयमास। 69वें समय का नाम महोबा युद्ध समय है, उसमें महोबा युद्ध का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने विद्वान कौन कौन से रहे? कौन से विद्वान ने इसे किस प्रकार की रचना माना? तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में नाम आता है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का और जॉर्ज ग्रियर्सन का। ये तो इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की परिकल्पना की थी। एक आनंद संवत नाम का वो किया था इन्होंने, और इसमें ईसवी संवत से 90 वर्ष आगे तक चले जाते हैं। जैसे विक्रम संवत में तो 57 प्लस कर देते हैं तो ईसवी सन निकल आता है, और इन्होंने ईसवी संवत से 90 वर्ष आगे, मतलब 90 जोड़ दिए जाएं तो आनंद संवत की परिकल्पना की थी। किसने? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से थे? इनमें रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसे सुख सुखी संवाद कहा। पृथ्वीराज रासो की घटनाएं तो घटित होंगी, लेकिन इनका सही रूप में उल्लेख किया गया है। सुख सुखी संवाद कहा पृथ्वीराज रासो को इन्होंने। और पृथ्वीराज रासो की जो घटनाएं तो घटित होंगी, लेकिन इनका सही रूप में उल्लेख किया गया है इसमें। अप्रामाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर वूलर, ये इसे अप्रामाणिक मानते हैं। इस रासो ग्रंथ की भाषा जो है अपभ्रंश किस किसने मानी? इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने और मुनिजिन विजय ने। इन तीनों ने इसको अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथ माना। इस रासो ग्रंथ की जो भाषा है वह डिंगल रही। डिंगल भाषा कौन कौन मानते हैं? मोतीलाल मैनारिया, दशरथ शर्मा, रामकुमार वर्मा, ये मानते हैं डिंगल भाषा। अपभ्रंश माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने और मुनिजिन विजय ने। और डिंगल भाषा माना मोतीलाल मैनारिया ने, दशरथ शर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने। और पिंगल भाषा मानने वालों में कौन कौन रहे? पिंगल भाषा माना उदयनाथ तिवारी, धर्मेंद्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, शुक्ल जी और नामवर सिंह। इन 6 ने माना, इसकी भाषा पिंगल माना। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई को छप्पे छंदों का राजा कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि छप्पे छंदों का राजा कौन सा ग्रंथ है, तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, मतलब राजा तो चंद्रवरदाई को कहा जाता है। और आदिकालीन छंदों का अजायब घर पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज रासो को, जबकि रीतिकालीन छंदों का अजायब घर किसे कहेंगे? रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका को तो कहेंगे रीतिकालीन छंदों का, और आदिकालीन छंदों का पृथ्वीराज रासो को। इस रासो ग्रंथ का अंत भी प्रसादांतर ही है। प्रसादांतर मतलब जिसमें कि जो समाप्ति है वह पॉजिटिव उसमें हो, जिसमें कि नायक नायिका का मिलन हो जाए, उसे कहते हैं प्रसादांतर। कर्नल जेम्स टोड, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, डॉक्टर शर्मा आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने इसे प्रामाणिक ग्रंथ माना है। सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अगरचंद नाहट जैसे विद्वानों ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। और राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मैनारिया,
मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ये इसे पूर्णतया अप्रामाणिक रचना मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं कि यह ग्रंथ महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है। महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी किसने माना? डॉक्टर बच्चन ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये जो रासो ग्रंथ है यह एक घटनापोश माना। शंभुनाथ सिंह के अनुसार यह ग्रंथ विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। शंभुनाथ सिंह इसे क्या मानते हैं? विकासशील महाकाव्य। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस ग्रंथ को बृहत महाभारत कहा। दशरथ शर्मा इसे क्या कहते हैं? बृहत महाभारत की संज्ञा देते। रासो ग्रंथ के अंतर्गत आखिरी रचना आती है परमाल रासो, जो कि कवि जगनिक की रचना है। रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से परिपूर्ण रासो परमाल रासो है। इसमें वीर रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। 12 वर्ष एक इसमें वो है 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु बरस 13 जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं, तो ये परमाल रासो से ली गई हैं। और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। इस रासो को आलाखंड भी कहा जाता है। आलाखंड कहने के पीछे कथा इस प्रकार है। आलाखंड क्यों कहते हैं इसे? जो बनाफर वंश के 2 वीर हुए थे, उनमें बनाफर वंश के 2 वीर थे जिनका नाम आला और ऊदल था। इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। इसमें ओज गुण व वीर रस की प्रधानता है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में नहीं, सॉरी, उसमें परमाल रासो में ओज गुण व वीर रस की प्रधानता है। इस रासो ग्रंथ में 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। आलाखंड नाम से भी इसे बोला जाता है, और वैसे क्या नाम है इसका? परमाल रासो। चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन करवाया था 1865 में। डब्ल्यू वॉल्टर फील्ड नामक जो विद्वान हुए, उन्होंने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आलाखंड कोई स्वतंत्र कृति नहीं है, अपितु पृथ्वीराज रासो के समय 59वां जो समय था, जिसका नाम महोबा युद्ध है, उसी का ये रूपांतरण है। मतलब जो पृथ्वीराज रासो का अंतिम समय है, उसी का इसमें रूपांतरण माना है, महोबा युद्ध का। यह एक गेय रचना है जिसमें आला और ऊदल की वीरता का वर्णन मिलता है। वर्षा ऋतु के समय उत्तर प्रदेश के बनाफरी महोबा नामक जो स्थान है, वहाँ की जो स्त्रियां हैं, इसे कुएं पर पानी भरने के समय से गाती हैं। यह रचना न केवल उत्तर प्रदेश अपितु संपूर्ण देश के लोगों के कंठों का निवास करती है। इसी कारण इस रचना को जन समूह की निधि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकतर जन जन तक पहुंची हुई भाषा है और ये उसमें लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल के नामकरण में जिन 12 रचनाओं को आधार बनाया, उनमें एक रचना परमाल रासो भी है। इससे पहले हम 3 रचनाएं और पढ़ चुके थे, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, और एक रचना आती है लेकिन विरोधाभास ये है कि शुक्ल जी के अनुसार जगनिक के काव्य का आज कहीं भी पता नहीं है। मतलब जगनिक का जो काव्य है उसका कुछ पता ही नहीं है। वह एक गूंज मात्र है, मतलब वह लिखित रूप में नहीं पाई गई है। यह मतलब लोगों द्वारा, क्योंकि ये गेय काव्य था और इसे मतलब लोग एक दूसरे को गाकर सुनाते थे, तो वो सिर्फ एक गूंज मात्र कह सकते हैं, मूल नहीं। ये कथन किसने कहा है इसके बारे में? शुक्ल जी ने। तो परमाल रासो को एक
गूंज मात्र कहा किसने? शुक्ल जी ने। धन्यवाद दोस्तों। अब ये हमारा आदिकालीन काव्य के अंतर्गत जो काल विभाजन है उसमें हमने गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और रासो साहित्य को पढ़ लिया है। आगे के वीडियो में हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी रचनाएं हुई और किस विद्वान ने उनके बारे में क्या क्या कहा है। तो मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।